अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मामलात इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ अच्छे नहीं चल रहे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म न बनने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा रंज में है। और जो दी इकोनॉमिस्ट है उसने तो गुज़श्ता रोज़ अपने आर्टिकल में यहाँ तक लिखा है कि नवाज शरीफ शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। और इसी वजह से नवाज शरीफ ने आज अपने भाई को भी निशाने पर रख लिया, कड़ी तनकीद की। और इसके अलावा जो नवाज शरीफ के एक करीबी साथी हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने भी PDM 2.0 की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है और शदीद लफ्जी गोलाबारी उनकी जानिब से की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद अपनी गलतियों से सीखते हुए अब फैसला कर लिया है और बड़ी लड़ाई के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। PTI की जानिब से अपने सियासी हथियारों पर टाकी शाकी मार के चमका लिया गया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी। पहली बात तो यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े उनको चाव के साथ लंदन से पाकिस्तान लाया गया। उनके लिए खसूसी तैयारे चलाए गए। 150 से ज़ायद 160 के करीब मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी उनके करीब समझे जाते थे, उनको नवाज शरीफ के साथ दुबई से पाकिस्तान लाया गया। इसके बाद जब नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुंचे तो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की बजाय हाई कोर्ट का अमला एयरपोर्ट पर भेजा गया और शाही ख़ानदान के इस चश्मो चराग की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की गई। और फिर उसके बाद जिस तरह 3 रेफरेंसेस ख़त्म कराए गए 47 रोज़ के अंदर, वो भी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की अदालती तारीख में शायद अपनी नौयत का वाहिद ये वाक़या होगा कि 3 संगीन मुकदमात महज 47 रोज़ के अंदर अंदर ख़त्म हो गए। अच्छा, इस सब के बावजूद नवाज शरीफ साहब के साथ जो वादे किए गए कि उनकी हुकूमत बनेगी, उनकी अक्सरियत होगी, वो वज़ीर आज़म चौथी बार बनेंगे, बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बन सके। अब वज़ीर आज़म ना बनने की वजह से उनके छोटे भाई को एक बार फिर मौका मिल गया। वो दुनिया के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर मशहूर थे, लेकिन गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत में वो बुरी तरह एक्सपोज हुए। और अब जब वो दोबारा वज़ीर आज़म बने तो नवाज शरीफ साहब अपने ही भाई को नवाज शरीफ साहब ने निशाने पर रख लिया। मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने आज पंजाब के अंदर पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत की। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब कौन होते हैं कि वो पंजाब हुकूमत के जो काबीना का इजलास है उसमें शिरकत करें। और ये बड़ी अहम और अजीबो-गरीब बात है कि गुज़श्ता रोज़ कोट लखपत जेल में जब मरीम नवाज़ ने दौरा किया तो वहाँ नवाज शरीफ और दीगर मुस्लिम लीगी कायदीन की तस्वीर लगाई गई थी। और आज नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत के मामलात में बराह रास्त मदाखलत कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई पर तनकीद करते हुए कहा कि हम कब तक IMF से कर्ज लेते रहेंगे, कब तक IMF की सख्त शराइत के मुताबिक बिजली और दीगर जो अशिया हैं वो महंगी करते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब जब आम इंतखाबात के दौरान इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो वो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने जो उनके भाई की हुकूमत थी उसको ओन करने से इनकार किया था। वो अपने भाई की 16 माह की हुकूमत का जिक्र तक नहीं करते थे और सिर्फ उसी हुकूमत का जिक्र करते थे जिसमें वो वज़ीर आज़म रहे, यानी 2017 तक। और यही वो इख्तलाफ है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर अब मज़ीद बढ़ता जा रहा है। खलीज बड़ी होती जा रही है और पहली बार शरीफ ख़ानदान के अंदर जो इक़्तिदार की लड़ाई थी उसकी ख़बर हमें 2016 में मिली, जब पानामा स्कैंडल सामने आया था। और अब नवाज शरीफ साहब अपने भाई से शदीद नाला हैं और वो कहते हैं कि सोलर पैनल किसानों को दिए जाएं। और अजीब बात यह है कि सोलर पैनल का जो मामला है वो भी उनके भाई या शरीफ खानदान की ही कंपनियां देख रही हैं। आपको याद होगा गुज़श्ता PDM हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे पे गए थे और वहाँ तुर्की के सदर से भी मिले। और इस मुलाकात में उनके साथ लंदन में मौजूद उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज भी मौजूद थे। सुलेमान शहबाज को तुर्की बुलाया गया, लंदन से तुर्की आए और वहाँ उन्होंने अपने वालिद शहबाज शरीफ के साथ
मुलाकातें की और कहा गया, उस वक्त ये खबरें मुख्तलिफ ज़राए से हमारे सामने आईं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सोलर का सारा इंपोर्ट का मामला होगा वो शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज देखेंगे। और अब शहबाज नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि किसानों को सोलर जो पैनल हैं वो दिए जाएं, सोलर सिस्टम दिया जाए ताकि वो बिजली की महंगी बिजली से वो बच सकें। तो अब शहबाज शरीफ साहब के बेटे की कंपनी हो, वहाँ से सोलर पैनल इंपोर्ट हो, उसके ऊपर ड्यूटीज़ भी ना हो और ड्यूटीज़ की सब्सिडी की मद में अरबों खरबों रुपए कमाए जाएं और फिर वो सोलर पैनल आगे महंगी कीमत पर मार्केट में और किसानों को दिए जाएं और फिर वहाँ पर हुकूमत से अलग से कमीशन और ये सारे जो दो नंबरी है ये की जाए, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है वो एक और डकैती का इम्कान पैदा हो चुका है। इसी तरह अब मुस्लिम लीग नून के ही करीब समझे जाने वाले हफीज़ पाशा ने भी गुज़श्ता रोज़ उनकी एक मैंने वीडियो देखी जिसमें वो कहते हैं कि अशराफिया ने खुद को टैक्स छूट देकर 4,500 अरब रुपए का जो माल है वो बनाया है। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अशराफिया मिलकर कैसे पाकिस्तान को लूट रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं और फिर ये मज़लूम भी बन जाते हैं। और अब नवाज़ शरीफ साहब अपने भाई पर तनकीद भी करते हैं, फिर उनको रास्ते भी दिखाते हैं, उनकी रहनुमाई भी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जैसा कि द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने जो अंदरूनी लड़ाई या इख्तिलाफ़ात थे उनको ख़त्म करते हुए बड़ी लड़ाई की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर आम इंतखाबात, फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उनका सियासी इत्तेहाद और उसके बाद पैदा होने वाली जो सियासी सूरत हाल थी, मखसूस नशिस्तों का मामला, पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात और उनकी बयानबाजी के मामले पर भी काफ़ी ज़्यादा गौर किया गया। इस इजलास के दौरान शेर अफजल बरवत जो आजकल सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा बने हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी पीटीआई रहनुमाओं और उनके जो वोटर और सपोर्टर हैं उनकी जानब से शेर अफजल बरवत का जो रवैया है, उनका जो कंडक्ट है, उसके ऊपर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं, शदीद तनकीद की जा रही है। उसकी वजह यह है कि शेर अफजल बरवत की जानब से गुज़श्ता दिनों कुछ ऐसे जो है वो काम किए गए, कुछ उनका कंडक्ट ऐसा रहा जिसकी वजह से पार्टी के अंदर से भी उन पर उंगलियां उठना शुरू हुई और कहा जाने लगा कि शेर अब्दुल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिन तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी हवाले से जब कोर कमेटी इजलास हुआ तो शेर अब्दुल मरवत ने अपने रवैये पर कमेटी से माजरत की और ये भी यकीन दहानी कराई कि आइंदा वो कोई मुतनाज़ा बयान नहीं देंगे। इसके अलावा जो कोर कमेटी में फैसला किया गया है कि भरपूर सियासी जो जद्दोजहद है वो शुरू की जाएगी। हर शहर में जलसे जुलूस किए जाएंगे और बड़े शहरों के अंदर जुलूस जो जलसे हैं वो भी किए जाएंगे। और इसी हवाले से इस्लामाबाद में 30 मार्च को एक बड़े जलसे का भी पीटीआई की जानिब से ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ सियासी इत्तेहाद था उसके ऊपर गुफ्तगू की गई और ज़राए ये भी बताते हैं कि इमरान खान की मुशावरत और हिदायत को नज़रअंदाज करने का मामला भी कोर कमेटी इजलास में ज़ेर बहस आया और इस बात पर भी जो है वो गुफ्तगू की गई कि इमरान खान की मशावरत के बग़ैर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया गया और जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल देखना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक और बात अहम है कि पीटीआई किसी के साथ भी इत्तेहाद करती, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ करती, वो मौलाना शिरानी की जमात के साथ करती या वो एमडब्ल्यूएम के साथ इजलास करती, ये बात तय थी कि जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है ये फिर भी उसके साथ होना था। ये पीटीआई की गलती नहीं है, ये सिस्टम की जानिबदारी है और सिस्टम ही कुछ ऐसे काम कर रहा है कि पीटीआई का हक मारना है और तमाम रियासती इदारे इस वक्त सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, पीटीआई का हक मार रहे हैं, पीटीआई की हक तलफी करने में वो रियासत के साथ खड़े हैं। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर बाहर होते, रिहा होते, आज़ाद होते, वो खुद सियासी मुहिम चला रहे होते, वो खुद सारे मामलात देख रहे होते, तब भी पीटीआई के साथ ये होना था और ये तयशुदा बातें थी। आप देख लें कि 8 और 9 फरवरी की रात को जो कुछ हुआ,
پھر مخصوص نشستوں کے معاملے پر، پھر اب دیکھیں کہ جیتی ہوئی سیٹوں کے معاملے پر بھی پی ٹی آئی کو کس طرح محروم کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو مرضی اس میں کوشش کر لیتے، یہ حق تلفی پی ٹی آئی کی ہر صورت ہونا تھی، اور یہ اسی طرح ہو رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جب تک نہیں جھکیں گے، عمران خان جب تک سمجھوتا نہیں کریں گے، عمران خان جب تک ڈیل نہیں کریں گے، اپنے سخت موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ اور عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنا حق کسی صورت کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اپنا حق لینے کے لیے ہی جد و جہد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے، جلسے جلوس نکالے جائیں گے، بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو عمران خان کی پیشی ہوگی جب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ہر اہم اور بڑے کیس پر پی ٹی آئی کے چاروں صوبائی جو اسمبلی ہیں ان کے اراکین بھی، اور جو ممبران قومی اسمبلی ہوں گے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے موقع پر پہنچیں گے، تاکہ عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔ دوسری جانب نواز شریف کے قریبی ساتھی شاہد خاقان عباسی کی جانب سے پی ڈی ایم حکومت پر تنقید کی گئی، اور کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے یہ ایسے نہیں چلے گی، سب سے پہلے سیاسی استحکام لانا ہوگا، سب سے پہلے جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا، جو بڑے اور سخت فیصلے پہلے ہونے چاہیے تھے وہ تاحال نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے آج جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کی بہتری کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گردشی قرضے ہوں یا جو یہ پاور سیکٹر کے جو قرض ہیں اور جو واجبات ہیں، اس کی وجہ سے خاص طور پر کیپیسٹی پیمنٹ آپ دیکھیں کہ اب 3000 ارب روپے سے زائد ہو چکے ہیں، تو 3000 ارب روپے ہر سال بجلی بنے یا نہ بنے پاکستانی عوام کی جیبوں سے یہ پیسہ نکلے گا اور وہ ان کمپنیوں کی جیبوں میں جائے گا۔ تو اسی کے اوپر شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر تنقید کی اور کہا کہ پہلے سیاسی استحکام لائیں، اس کے بعد یہ سارے کام آگے ہوں گے۔ یعنی وہ بھی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار جو حقدار ہیں ان کو حکومت دیں، اس کے بعد ہی کوئی استحکام آنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حق ہے، پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے، کیونکہ عام انتخابات پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، اور جب تک یہ سیاسی جو خرابی ہے اس کو نہیں دور کیا جائے گا تب تک معاشی خرابی کسی صورت دور نہیں ہو سکتی۔ مسلم لیگ نون کو، ان کی حکومت کو ہر طرف سے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن شاید جو ڈیل کر کے آتے ہیں ان کے پاس پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ جو ایک بار دانہ چگ لیتے ہیں وہ پھر ادھر ادھر نہیں جا سکتے، پھر ان کو جو کہا جاتا ہے پھر ان کو وہ ہر صورت کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت مسلم لیگ نون اسی طرح کی سچویشن میں پھنس چکی ہے کہ انہوں نے دانہ چگ لیا، اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، یہ سیاسی موت میرے خیال میں اب انہیں خود ہی اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس کے بعد پاکستان تو کیا پنجاب سے بھی نون لیگ مکمل طور پر اس کا سیاسی وجود ختم ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب شدید ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔